नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। ऐसे में दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से भी होगी, विस्तार से भी होगी। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बंगाल की खबर से। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं, 208 सीटों पर बंगाल में जिस तरह से एक तरफा जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं दूसरी तरफ इस जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, नेता है या जो अन्य जो टीएमसी के विरोधी थे, उन्होंने अब एक तरीके से स्थितियों को तनावपूर्ण बना दिया है। वजह क्या है? अति उत्साह में आकर लगातार जो विरोध टीएमसी का कर रहे थे, उसकी वजह से झड़पें और आगजनी तोड़फोड़ की खबरें अब सामने आ रही है। खबर यह भी आ रही है कि जेसीबी मशीन के जरिए टीएमसी के कार्यालय को तोड़ा गया है। कोलकाता के न्यू मार्केट सहित कई स्थानों पर पार्टी कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया गया, दुकानें तोड़ी गई है, बुलडोजर चलाए गए हैं, और जिससे कि राजनीतिक विवाद और गहराता जा रहा है। आज की तारीख में हिंसा की वजह से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई लोग घायल हुए। हालांकि यह आंकड़ा सिर्फ 4 का बताया जा रहा है, लेकिन संभावना है कि यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। संदेश खाली और अन्य इलाकों में केंद्रीय बलों पर हमले किए गए हैं। देखते ही देखते चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस नीति लागू की है। दोषियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य में तनाव बरकरार है, सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि जो खबरें आ रही है उसके वीडियोज अगर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ के जवान खड़े दिखाई देते हैं और उनके सामने भी तोड़फोड़ हो रही है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सुशासन को लेकर जो जनादेश दिया गया था, आने वाले समय में क्या ऐसा ही सुशासन दिखाई देगा? क्या जिस उम्मीद से, जिस परेशानी से, जिन दिक्कतों से यहां की जनता अपने आप को मुक्त कराना चाहती थी, क्या वो एक नए स्वरूप में यहां पर अब दिखाई देगी? क्या जनता के जो मुद्दे लगातार यहां पर केंद्र बिंदु में थे, क्या उन मुद्दों को छोड़कर अब सिर्फ और सिर्फ इस तरह से राजनीति होगी क्या? तो कई तरह के सवाल है। और क्या जनादेश का उल्टा मतलब निकाल लिया गया है, यह भी समझने वाली बात है। लेकिन हालात तनावपूर्ण जरूर बने हुए हैं। कहा तो चुनाव में यह कहा गया था कि शांति स्थापित होगी, कानून का राज होगा और हर महिला को इज्जत, सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, हर शख्स को भारतीय मौलिकता जो है वो मिलेगी, उसके जो अधिकार है उसको दिया जाएगा। लेकिन यहां पर हो कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है। ऐसे में सवाल तो पूछा जाएगा। लेकिन 9 तारीख को वो दिन मुकर्रर कर दिया गया है जब यहां पर सीएम पद की शपथ होनी है। सीएम पद के रेस में सबसे पहले सबसे जो बड़ा नाम सामने आता है वो आता है शुभेंदु अधिकारी का। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहां पर भेजा जा रहा है। और चूंकि 15 दिनों तक वो बंगाल में रहे भी है, पूरे बंगाल की चुनाव कमान उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी। ऐसे में उनको ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो विधायक दल का नेता चुनने में अपनी भूमिका निभाए। और ये नाम तो लगभग तय ही है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वही यहां पर सीएम बनने वाले हैं। और आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह का ये चुनाव रहा है, बेहद दिलचस्प ये चुनाव रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बंगाल किस दिशा में जाएगा, कैसे यहां पर विकास होगा, कानून व्यवस्था कैसे लागू हो पाएगी, ये भी देखना समझना होगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से आगजनी तोड़फोड़ की गई है, जिसको जो मिला उससे तोड़फोड़ की, लूटपाट की। जेसीबी मशीन से तोड़ा गया, कई लोगों को घरों से निकालकर मारा गया। कई ऐसे सीनियर पत्रकार हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके वीडियोस भी शेयर किए हैं और इसको लेकर अब तरह तरह की बातें भी कही जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो अलग जिद पर अड़ी हुई है। वो ये कह रही है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही नहीं देगी। तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद ये स्वीकार कर पाना कि अब वो हार चुकी है, जनता ने उनको नकार दिया है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मानव जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता है। मानव जायसवाल जी, आखिर बंगाल में इस तरह के हालात क्यों हो रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? और टीएमसी की तरफ से, खासतौर पर ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा नहीं देगी। आखिर जनादेश का सम्मान क्यों नहीं कर रही है वो? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। हर साल हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन हुआ, उसके बाद फेसफुल वायलेंस हुआ या पीपल वायलेंस हुआ, पूरी मीडिया, पूरी गोदी मीडिया, पूरे देश के मीडिया, पूरे भाजपा, पूरे सब जितने भी तंत्र शस्त्र मंत्र थे, सब ये बोलते थे कि टीएमसी करवाती है
टीएमसी के गुंडे टीएमसी के लिए, और मैंने हर बार बोला है कि टीएमसी के नहीं, भाजपा में जो सीपीएम के जो हार मार जो घुस चुके हैं वो उस मुखौटे में है, भाजपा के मुखौटे में, और वो ये काम करा रहे हैं और भाजपा इसका मजा ले रही है। यह नैरेटिव चल रहा था पूरे देश में। आज देश को ये जानकारी मिल चुकी है कि सच में कौन गुंडा है। हम बचाते थे तो हमारे ऊपर दोष लगता था कि हम मार रहे हैं, और आज हम मार खा रहे हैं या हमारे लोगों को मारा जा रहा है। हमारी महिलाओं के साथ रेप करने की कोशिश करी जा रही है, बहुत महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, माताओं की तरह माताओं का जो दृश्य दिव्य होता है जिनके लिए, उनको छेड़ा गया है। ये चल रहा है, ये है। लेकिन मानव जायसवाल जी, ये हालात पहले भी थे और इसीलिए तो जनादेश दिया गया है। बार बार यही तो कहा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है और इसीलिए जनादेश दिया गया है। मेरा दूसरा जो सवाल था कि ममता बनर्जी जनादेश का सम्मान क्यों नहीं कर रही है, जरा बताइए ये बात। नहीं, आप ये बताना चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेवारी टीएमसी का था, तो आज भी टीएमसी पावर में है क्या? ये जो चित्र आपको जो दिख रहा है बंगाल का, तो आप बताना चाहते हैं कि टीएमसी पावर में है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है अभी भी, यही बताना चाहते हैं? मानव जी, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ बताना नहीं चाह रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल है, जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों को लेकर टीएमसी का क्या कहना है? ममता बनर्जी जो जनादेश मिला है उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? और जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, ठीक यही आरोप विपक्ष लगा रहा था, फिर भी अब हालात वैसे ही है, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। तो मैंने आपको सीधी बात करी, विपक्ष झूठ बोलता है और उस झूठ का प्रचार पूरे मीडिया ने किया है। आज दिख रहा है पूरे देश को विपक्ष में क्या चल रहा था, विपक्ष क्या कर रही थी, बहरूपी बन के, कमजोर दिखा के। आज वही विपक्ष क्या कर रही है सत्ता में आके। और जहां तक बात है ममता बनर्जी का, जहां तक बात है ये मैंडेट का, ये पूरे देश को पता चल गया है। पूरे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे लिखा इंकित है कि भाई किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने वोट की चोरी करी। आज 2:06 होते हैं, 2:05 हो रहा है, सिर्फ 2 राउंड 3 राउंड, लगभग 132 सीटों में 2 राउंड 3 राउंड वोटिंग का काउंट हुआ है, जिसमें 6 से 10 लाख वोटिंग काउंट नहीं हुआ है, और वहां दिखा रहा है भाजपा जीत रही। यानी आपको निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। बहरहाल हमारे साथ कुशल पांडे जी जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। कुशल पांडे जी, आप लोगों ने कहा था कि सुशासन का राज होगा, संविधान का राज होगा, महिलाएं, आम लोग सुरक्षित होंगे। क्या ऐसा बंगाल आप आगे भविष्य में देने वाले हैं क्या? कुशल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो कुशल जी, मेरे सवाल सुन पाए हैं आप? आपने तो वादा किया था कि सुशासन देंगे, संविधान का तंत्र देंगे, उज्जवल भविष्य देंगे, लेकिन ये रक्त रंजित बंगाल किस तरफ जा रहा है? रक्त रंजित होता हुआ दिखाई दे रहा है बंगाल। जी, हमसे सवाल है? जी, आपसे ही सवाल है सर, ये क्यों हालात बने हैं आखिरकार? देखिए, जो हालात आप हालात देख रहे हैं बंगाल में, आपने देखा होगा कि कल के डेट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सनी भट्टाचार्य जी ने एक प्रेस राइट दिया है और एक मैसेज भी दिया है, जो हर सबके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर वो चल रहा है, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हिंसा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस को तोड़ेगा नहीं, कार्यकर्ताओं को मारेगा नहीं। आपने ये लोग जो हिंसा फैला रहे हैं, कुशल पांडे जी, बड़ा खेद होता है मुझे आपको बताते हुए और ये समझाते हुए, सोशल मीडिया पर लगातार 3 दिनों से हम ये वीडियोस देख रहे हैं जिसमें बीजेपी के झंडे दिखाई देते हैं, आपके कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, नारे लगा रहे हैं, खुलेआम निकालकर मार रहे हैं, वहां पर सीआरपीएफ की टीम खड़ी है, वहां कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे में आपसे सवाल क्यों ना पूछा जाए? जिस बात को लेकर आप सत्ता में आए हैं, जनादेश मिला है, उसको ही अगर आप नकार देंगे, आप एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, शुरुआत में ही एक आप बता रहे हैं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। कैसे विश्वास करें आप पर बंगाल की जनता? हम आपको बता रहे हैं, आप जिस तरह का सवाल पूछ रहे हैं मैं उस तरह का ही जवाब दे रहा हूं आपको,
कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता 15 सालों से लगातार कुशासन के खिलाफ में लड़ रहा है, वो एक भी कार्यकर्ता किसी का पार्टी ऑफिस नहीं तोड़ा है। उल्टा कांग्रेस के पार्टी ऑफिस को तृणमूल कांग्रेस ने जब्त करके रखा था। आप सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे होंगे, गलत अफवाह फैलाया जा रहा है भाजपा को लेकर के। वो कार्यालय को टीएमसी से मुक्त करा करके कांग्रेस को सौंप दिया गया है। हमारे ही क्षेत्र में 4 तारीख से पहले जय बांग्ला का नारा देने वाले तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र में घुसकर तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस को तोड़ दिए। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले वहां जा करके चलिए, ये बड़ा अजीब स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर को सभी अपने अपने हाथों में ले रहे हैं। हमने ये कर दिया और उन्होंने वो कर दिया, तो वहां पर कानून कहाँ रह गया है? सीआरपीएफ कहाँ रह गई है? चुनाव आयोग कहाँ रह गया है? संस्थाएं कहाँ रह गई है? बहुत बहुत शुक्रिया कुशल पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानव जायसवाल जी आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बदले की राजनीति, द्वेष की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं जनादेश को किसी और दिशा में ले जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के बाद बढ़ते हैं पंजाब की तरफ, जहां पर 2 धमाके हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर से एक बार सवाल खड़े हो गए हैं। जालंधर में बीएसएफ कैंप के बाहर यह धमाका हुआ है, स्कूटी में धमाका हुआ है, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। इसमें एक एएसआई घायल हो गए हैं। कुछ ही घंटों के बाद अमृतसर के खासा आर्मी कैंप के पास दूसरा धमाका हुआ है। बाइक सवार हमलावरों ने ग्रेनेड फेंकते हुए धमाका करने की आशंका जताई जा रही है। इन दोनों घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। जांच तेज कर दी गई है। एनआईए की टीमें भी मौके के लिए रवाना कर दी गई है। फॉरेंसिक की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में आइडिया ग्रेनेड हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है, जबकि सीमावर्ती राज्य होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से यहां पर जांच कर रही है। तो देखिए, पंजाब में खालिस्तान को लेकर बारंबार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है। हालांकि इस धमाके के तार क्या उसी खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए, ये कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पहली मर्तबा होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए 18 तारीख को यहां पहुंचने वाले हैं। 18 मई को पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह 18 मई की रात सीधे जगदलपुर पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम वही करेंगे। दूसरे दिन 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेंगे। शाम की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लखनऊ में इसके पहले यह बैठक आयोजित हो चुकी है। बैठक को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने सभी विभागों से पिछली बैठकों के जो मिनट्स है उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में किए गए कामों को लेकर, लंबित विषयों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार ये उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। बैठक में चारों राज्यों के बीच सामाजिक, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, अंतर्राज्यीय मुद्दों को लेकर खास तौर पर चर्चा होनी है। को ये बैठक बनारस में हुई थी। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सारे डीजीपीज और माननीय मुख्यमंत्रीगण वह भी सम्मिलित हुए थे। इसमें बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं नेशनल लेवल पर, उन पैरामीटर्स पर समीक्षा होती है। विशेष रूप से जितनी भी सुविधाएं केंद्र और राज्य मिलाकर देती हैं उनकी समीक्षा होती है। वो समीक्षा पहले हुआ नहीं करती थी, अब देश के विभिन्न राज्यों में एक एक करके होती है। ये विगत वर्ष मैंने जैसे बताया आपको बनारस में हुआ था, और इस वर्ष ये जगदलपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है 19 तारीख को। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक इसकी तैयारियों की बैठक, समीक्षा की बैठक अभी होने वाली है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि नक्सल मुक्त बस्तर होने के बाद पहली मर्तबा ये उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। तकनीकी तौर पर इसके क्या मायने हैं, क्या मकसद है? निश्चित रूप से
मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो 19 तारीख को आहूत की गई है। उसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और बस्तर में ये बैठक आयोजित की गई। तो एक तरह से बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। बस्तर नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार इस तरह की जो बैठक है वो होने जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में पहले भी मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो होती रही है, लेकिन बस्तर के और छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार इस तरह की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आज इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में लंबी समीक्षा बैठक भी की। सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की उन्होंने। छत्तीसगढ़ की ओर से जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिए जाने उस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ इस बैठक में कौन कौन से विषय रहेंगे, तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा जो है विस्तृत रूप से की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और गृह विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर बड़ी बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बैठकों में शामिल होंगे। तो इस तरह से बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां भी प्रशासनिक स्तर पर शुरू कर दी गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। गौरव, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 5 का पंच की चौथी खबर भोपाल से है, जहां पर शिक्षकों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर वो उतर आए हैं। इस बार नियुक्ति को लेकर शिक्षक परेशान हैं। पिछले 8 से 9 महीने से शिक्षक इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। मामला क्या है? दरअसल डीपीआई कार्यालय के सामने वर्ग 2 में चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। 2022 से ही इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2026 तक ये प्रक्रिया पहुंच गई, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हो पाई है। सितंबर 2025 में रिजल्ट आने के बाद भी चॉइस फिलिंग और पात्र अपात्र सूची अब तक लंबित है। प्रदेश के करीबन 10,700 चयनित अभ्यर्थी अभी भी इंतजार में हैं। बात जोर है कि कब उनको ये पता चलेगा कि वो कंफर्म हो चुके हैं। नियमों के मुताबिक 3 महीने में ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन 8 से 9 महीने बीत चुके हैं, अब भी वो संघर्षरत है। वर्ग 2 के चयनित अभ्यर्थी एक बार फिर राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग देने की जो मांग है वो तेज हो चुकी है। इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। सिर्फ ज्वाइनिंग देने की मांग को लेकर एक बार फिर राजधानी भोपाल में जो है यहाँ पर पहुंचे। हम उन्हीं से जानेंगे, सर किस चीज को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है? शिक्षक भर्ती वर्ग 2 जिसकी पत्र परीक्षा भी हो चुकी है, मेंस भी हो चुकी है, उसके बाद बच्चे पास भी हो चुके, रिजल्ट आए हुए 1 साल होने को आ गया है, लेकिन ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर ज्वाइनिंग लेने के लिए आए हैं। लेकिन इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ था, मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? हमें आश्वासन दिया गया था कि अगले महीने आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। हमें मई माह का आश्वासन दिया गया था, हमने पूरा मई माह निकाल दिया। अभी अप्रैल आ गया है, तो मई जून आ गया है, जून आने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं? अप्रैल माह पूरा निकाल दिया, अप्रैल का ज्वाइनिंग सॉरी आश्वासन दिया था, अप्रैल का दिया था, मई आ गई है और उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है राजधानी भोपाल यहाँ पर शिक्षक पहुंचे हैं और ज्वाइनिंग देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने का आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं। मैडम किस चीज को लेके जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम हम लोग ना वर्ग 2 ग्रेड 2 के कैंडिडेट्स हैं, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के कैंडिडेट्स हैं। हम लोग ज्वाइनिंग के लिए अपील कर रहे हैं मैडम से कि हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि नियुक्ति हमारी 8 महीने से रुकी गई है। रिजल्ट हमारा सितंबर में आया था और ये पूरी भर्ती को कम से कम 5 साल हो गए। 2023 में हमारा प्री हुआ, उसके बाद 2024 हमारा खाली गया, 2025 में हमारा मेंस लिया गया, सितंबर में 25 सितंबर को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, वो भी प्रोटेस्ट के बाद। उसके बाद हम लोगों ने फिर से प्रोटेस्ट किया तो हमारा वेरिफिकेशन हुआ, और वेरिफिकेशन से लेकर टिल टुडे अभी तक हमारा कोई भी अपडेट नहीं आया है। अभी हम लोग के कुछ कैंडिडेट्स आए थे 2 डेज बिफोर, तो उनसे बोला गया कि अभी कुछ नहीं है, आप देखिएगा, वेट करिए। आगे की क्या रणनीति, आगे क्या करेंगे आप? मैम प्रोटेस्ट करेंगे या फिर हम लोग ये मतलब 2-3 दिन तक कंटिन्यू प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है चयनित अभ्यर्थी जो है वर्ग 2 के यहाँ पर आए हुए हैं और ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी ज्ञापन दिया था, आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीना बीत जाने के बाद भी आज तक इनको सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार है। लगभग 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं और उसके बावजूद भी इन शिक्षकों को सिर्फ इंतजार है। कैमरा पर्सन हरि के साथ अंजित सिंह, NS24/7 भोपाल। रायपुर से ही एक बड़ी खबर आ रही है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। तो रायपुर से बड़ी खबर, एक साथ 42 अफसरों के प्रभार बदले गए हैं। प्रदेश के कई IAS अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं।
ऋचा शर्मा को एसीएस पंचायत और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोज कुमार फ्रिंगवा को एसीएस वन और जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। सुबोध कुमार सिंह को सचिव ऊर्जा बनाया गया है। तो बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुबोध कुमार। निहारिका बारिक को प्रमुख सचिव गृह जेल की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर रोहित यादव सचिव वित्त और जनसंपर्क बनाए गए हैं। अध्यक्ष पेंशन निराकरण समिति की भी जिम्मेदारी दी गई है। श्याम धावड़े रायपुर संभाग के कमिश्नर बनाए गए हैं। अधिकतर विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव बदले गए। तो 42 अफसरों के प्रभार में बदलाव किया गया है। गौरव शर्मा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, ये जो बदलाव हुए हैं ये सामान्य प्रक्रिया के तहत हुए हैं, कुछ विशेष वजहों के तहत हुए हैं, इसका क्या मतलब, क्या मायने निकाला जाए? देखिए, छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है और लगातार व्यवस्था जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में 42 IAS अफसरों के प्रभार में बदलाव किया गया है। एसीएस से लेकर प्रमुख सचिव और कई जिलों के कमिश्नर और कलेक्टरों में भी प्रभार में बदलाव किया गया। 42 अफसर इससे प्रभावित हुए हैं। कई विभागों के सचिव और प्रमुख सचिव बदल दिए गए हैं। साथ ही साथ कलेक्टरों में भी बदलाव किया गया। आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए। प्रशासनिक कसावट के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए बदलाव की, तो ऋचा शर्मा जो है वो कुल मिलाकर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। मनोज कुमार फ्रिंगवा को एसीएस वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई। सुबोध कुमार सिंह जो 1997 बैच के अफसर है, प्रमुख सचिव, उन्हें प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग तथा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की जिम्मेदारी दी गई है। निहारिका बारिक को प्रमुख सचिव गृह एवं जेल विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। इस तरह से शैला निगार को प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो कई जो IAS है उनके प्रभार में, अतिरिक्त प्रभार में भी बदलाव किए गए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सुशासन त्योहार चल रहा है, ऐसे में जहां पर भी लग रहा है कि कहीं पर ढिलाई है, लापरवाही है, कोताही है, वहां पर एक्शन हो रहा है। आप नजर बनाए रखिए गौरव, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रदेश में 1 मई से लेकर 10 जून तक सुशासन त्योहार चल रहा है, यानी कि सीएम औचक निरीक्षण किसी भी गांव, किसी भी जिले में जाकर करने वाले हैं और वहां पर जो सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी सही सटीक उतर पा रही है उसको जाकर जांचने वाले, निरीक्षण करने वाले। ऐसे में समस्याएं भी सुनने वाले हैं और सौगात भी देने वाले हैं। अगर कोई लापरवाही होती है तो इस तरह से उनको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ 5 का पंच में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।